तो हमारी फौज है, हमारी हवाई जहाज है और हमारे बहादुर नौजवान हैं जो उसमें काम करते हैं, वो उसे बचाएंगे, ठीक है। लेकिन आखिर में फौज नहीं बचाती है किसी मुल्क को, न हवाई जहाज बचाते हैं, आखिर में मुल्क की हिम्मत बचाती है। नेहरू की जिंदगी के कई शेड्स थे। भारतीय जनमानस के महानायक नेहरू, आजादी की लड़ाई लड़ते नेहरू, बच्चों पर प्यार लुटाते नेहरू, फैशन आइकन नेहरू, बेहतरीन किताबें लिखने वाले नेहरू, आशिक मिजाज नेहरू, वगैरह वगैरह। नेहरू के जीवन का सबसे प्रबल पक्ष था भारत के लोगों और आम आदमी से उनका कनेक्ट। डॉक्टर जनक राज जय ने 8 वर्षों तक नेहरू के निजी सहायक के तौर पर काम किया है। एक बार बहुत को डेलीगेशन द्वारा मिलने आए थे पंडित जी से, साउथ ब्लॉक में थे और पंडित जी लेट हो गए, लेकिन यह है कि ही यूज्ड टू टेक लिटिल नैप इन लंच टाइम। केम होम और देखा कि वो जो नथु इनका सर्वेंट था वो इंतजार करते करते, क्योंकि पंडित जी का ये फरमान था कि मेरे आने से आधा घंटा पहले आप ठंडी मशीन एयर कंडीशनर इसको आधा घंटा पहले खोलो। उसने आधा घंटा पहले खोल लिया। पंडित जी का पता भी इतने बजे आते हैं, लेकिन लेट हो गए। अब वो नथु वही सो गया दरवाजे पर ही इंतजार करता करता। पंडित जी जब आए तो उन्होंने देखा ये सो रहा और सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान, क्या करें। उन्होंने कहा बिल्कुल मत छेड़ो इसको, सोए रहने दो। उसी से जंप करके ही वेंट इन हिज रूम एंड ही हैड ए नैप, चेंज हिज क्लोथ्स। जब बाहर निकले तो फिर सो रहा था, तो उसने गार्ड जो बैठे थे कि देखो एक आदमी यहाँ खड़ा रहे, जब तक ये सोया हुआ है इसको सोया रहने दो, बिल्कुल नहीं जगाना। एंड ही जंप्ड एंड ही वेंट टू द ऑफिस। सो दिस वाज हिज पर्सनालिटी। और सारे सिक्योरिटी वाले परेशान। जब वो उठा तो उन्होंने कहा, हैरान हो गया वो बेचारा, बड़ा हक्का बक्का, कहता घबराओ नहीं, हमारी ड्यूटी तुम्हारे ऊपर लगी हुई थी कि भाई तुम जब तक जागो नहीं तुम्हें कोई छेड़ना नहीं है। जहां तक सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की बात है, जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर कहते हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने नेहरू के बारे में उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। हुआ यूं कि नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित एक बार शिमला के राजभवन में रुकी और वहां का बिल उन्होंने नहीं चुकाया। राजभवन में आजकल तो फ्री सारा चलता है, लेकिन उस वक्त हिसाब रखा, हिसाब तो अब भी रखते होंगे, शायद राइट ऑफ करते होंगे, तो वो उनका हिसाब चलता रहा। तो शायद 2500 रुपया उनके जिम्मे था विजय लक्ष्मी पंडित के। तो भीमसेन सच्चर हुआ करते थे, तो उन्होंने ये जब रकम देखी तो उन्होंने पंडित जी को लिखा कि देखिए ये 2500 उन्होंने खर्चे थे पैसे, तो अभी तक मिले नहीं, वो चलते रहते हैं। तो मुझे बुरा लगता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के बहन ने ऐसा किया, तो उसका क्या करें। कहने लगे देखो भीमसेन, मैं तुम्हें एकदम तो नहीं भेज सकता, लेकिन 5 किस्तों में तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो 5 किस्तों में उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन आज कोई ये बात सोच नहीं सकता, ना तो कोई चीफ मिनिस्टर लिख सकता है। विजय लक्ष्मी पंडित की बात चली है तो बहुत पहले उन्होंने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उनका अपने बड़े भाई जवाहरलाल नेहरू से झगड़ा हुआ था। मैं उनसे 10 वर्ष छोटी थी, मगर चूंकि हम लोग इस तरह से पले थे तो बहस तो बहुत होती थी और मुखालफत भी होती थी, एक दूसरे से हम झगड़ा भी करते थे, मगर अंत में कुछ ऐसा होता था कि वही जो कहते थे वो मैं कर ही लेती थी। बाद में मैं सोचती थी कि ये बात मैंने क्यों की, खासकर जब मैं राजदूत हो चुकी थी। कई ऐसी बातें हुई कि जिनमें मैं सहमत नहीं थी अपने गवर्नमेंट से। मसलन वो हंगरी के मसले के ऊपर मैं यहाँ थी लंदन में, मैं बुलाई गई वहाँ, मुझसे कुछ कहा गया यहाँ कहने के लिए जो कि मैं समझती थी ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्रों में कृष्ण मेनन ने और हमारे नेताओं ने कुछ और कहा तो मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, मगर मैंने गलत उसको समझा, तो उसके ऊपर मेरी कुछ भाई के साथ थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। मगर वो जैसे कि मैंने बताया ना, रख रखाव, बड़ा भाई कोई एक ऐसी चीज़ होता था कि चाहे भले ही मैं मानती थी कि ये मेरे प्रधानमंत्री हैं, बड़े भाई नहीं हैं, मगर वो दोनों रिश्ते मिल ही जाते थे और कहना मैं मान ही लेती थी उनका। नेहरू अपने ऊपर बहुत कम पैसे खर्च करते थे। उनके सचिव और जीवनीकार एमओ मथाई बताते हैं कि कई मामलों में उन्हें कंजूस कहा जा सकता था, लेकिन एक बार उन्होंने सेस ब्रूनर की गांधी की गहन सोच की मुद्रा में बनाई गई पेंटिंग खरीदने के लिए 5000 रुपए खर्च करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया था। उनके सुरक्षा अधिकारी एफ रुस्तम जी अपनी किताब आई वॉज नेहरू शेडो में लिखते हैं, एक बार डिब्रूगढ़ की यात्रा के दौरान जब मैं उनका सिगरेट केस लेने उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि उनका नौकर उनके फटे हुए काले मोज़ों को सिल रहा है। नेहरू को बर्बादी बहुत नापसंद थी।
कई बार वो कार रुकवाकर अपने ड्राइवर को भेजते कि वो बगीचे में चल रहा पानी का पाइप बंद करके आए। एक बार सऊदी अरब की यात्रा के दौरान उन्होंने रियाद के जगमगाते राजमहल के एक एक कमरे में जाकर उसकी बत्ती बंद की थी। सरदार पटेल नेहरू से 13 साल बड़े थे। कई नीतिगत मामलों पर सरदार से गहरे मतभेद के बावजूद नेहरू निजी रूप से उनका सम्मान करते थे। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। सरदार पटेल का घर पंडित जी के घर के बहुत पास था, तो वो हमेशा पैदल जाते थे वहां पे, और उनको कहा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, जब मुझसे कुछ बात करनी है मैं आऊंगा। मौलाना आजाद जरा दूर रहते थे, तो वहां मोटर में बैठ के हमेशा जाते थे, गपशप करते थे उनसे। और टेलीफोन पे ये कर्टसी थी कि फोन खुद मिलाते थे और बात करते थे उनसे। एक दिन उन्होंने एमओ मथाई, जो उनके सबसे बड़े प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि जरा मौलाना साहब से बात कराइए। तो जब मौलाना साहब ने फोन लिया और नेहरू आए फोन पे, तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल, तुम्हारी उंगली में दर्द होने लग गया क्या? तो उसका मौलाना, आज के बाद ये हरकत नहीं करूंगा। वैसे तो नेहरू बहुत हंसमुख थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो सारी हदें पार कर जाता था। उनके सुरक्षा अधिकारी रह चुके KF रुस्तम जी अपनी किताब आई वाज नेहरूज शैडो में लिखते हैं, 1953 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली अपनी पत्नी के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, तो उन्हें नेहरू के मशहूर गुस्से का नज़ारा अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। हुआ ये कि जैसे ही जहाज की सीढ़ियां लगाई गईं, वहां मौजूद करीब 50 कैमरामैन मक्खियों की तरह जहाज के चारों तरफ खड़े हो गए। जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उतरे, पीछे खड़ी भीड़ भी आगे आ गई और धक्का मुक्की होने लगी। नेहरू का पारा चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कैमरामैन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। किसी एक शख्स ने नेहरू के लिए कार का दरवाज़ा खोला। नेहरू ने गुस्से में वो दरवाज़ा बंद कर दिया और फूल के एक बड़े से बुके से लोगों की पिटाई करने दौड़ पड़े। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें जीप पर सवार होने के लिए मनाया। नाराज नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जीप पर राष्ट्रपति भवन गए और उनकी लंबी कार जीप के पीछे पीछे बिना किसी सवारी के आई। इसी तरह पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को भी नेहरू के गुस्से का कोप भाजन पन्ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नेहरू के नेपाल निरेश को लिखे पत्र को सेक्रेटरी जनरल को न दिखाकर अपनी अलमारी में रख लिया था। एक रोज आई कोई 6:30 साढ़े बजे एक फाइल नेपाल पर, और उसमें लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर का खत नेपाल के बादशाह को। तो 4-5 सफ़े का, तो मैंने भाई रख दो, अब रात को यहाँ हो गई है, कल सुबह आके पढ़ लूँगा इसको। सुबह जाना था मुझे सेक्रेटरी जनरल को छोड़ने हवाई अड्डे पर, वो जा रहे थे मंगोलिया। तो साहब मैं फिर वहाँ पता लगा कि उनका जहाज़ लेट है, तो हम गप लगाते रहे, कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द फाइल। 10 बजे करीब एक आदमी मेरे पास आया, कैसा रहा, को पंडित जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा भाई वो फाइल के लिए। तो मैं साहब भाग कर अपनी मोटर चला के पहुँच गया, और साहब कमरे में खोल के हुआ ले गया। मैं प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे SP खन्ना, उन्होंने कहा कि नटवर सिंह जी ये फाइल आप अंदर मत ले जाइए, इतने नाराज हैं कि आप कुछ फेंक देंगे वो। तो मैं साहब चला गया फॉरेन सेक्रेटरी के यहाँ, MG देसाई के साहब, ये लीव इट हियर एंड गो, ही इज़ वेरी अपसेट। फिर साहब मैंने दूसरे दिन पता किया कि हुआ क्या। तो साहब वो पता लगा कि 9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर एज अपने दफ्तर आ गए। तो वो गए फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ के, MJ हैव यू सीन माई लेटर टू किंग ऑफ नेपाल? तो उनका नो सर, व्हाई नॉट, इट हैजंट कम टू मी। तो साहब वो गए, खन्ना को पकड़ा प्राइम सेक्रेटरी में, ये क्यों नहीं गई फाइल मेरी फॉरेन सेक्रेटरी को? उन्होंने कहा सर वो सेक्रेटरी जनरल को भेज दी थी। तो उन्होंने क्यों भेज दी थी, उनको क्या करना इससे? साहब सारे कागज़ जो आपसे आते हैं वो उन्हीं के जाते हैं, तो मैं भी पता करता हूँ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी नटवर सिंह से कि वो लेटर कहाँ गया। खन्ना जी आए मेरे कमरे में, तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि साहब वो तो एयरपोर्ट पे गए हुए, और उन्होंने कहा ये फिर ये खोलो तुम ये अलमारी, वो सब वो चाबी तो उनके पास है। बाय देन टेम्परेचर हैड गॉन टू 102 डिग्रीज। तैयब जी साहब ने कहा कि सर वो बड़ी दिलचस्प खत है आपका, तो रख लिया होगा। उन्होंने कहा आई एम नॉट रिटन द लेटर फॉर नटवर सिंह बेनिफिट, गेट होल्ड ऑफ हिम, सेंड द पुलिस, ब्रेक ओपन हिज अलमारा। फिर मैं 1 हफ्ते तक आई डिडंट गो, रास्ता था फिर उनके कमरे से सामने होकर नीचे, तो मैंने दूसरा रास्ता लिया 1 हफ्ते के लिए। 1951 में एक बार लोकसभा की बैठक देर रात तक चली। लोकसभा सचिवालय ने सभी सांसदों के लिए खाने का इंतजाम किया। जैसे ही खाना शुरू हुआ, सांसदों ने मुर्गे की हड्डियां खाकर लॉन में फेंकना शुरू कर दी। नेहरू से ये दृश्य देखा नहीं गया। तब के सिटी का तो अरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो सब बूफे था। तो पहले तो वो नेहरू
खड़े देखते रहे कि सब लोग जल्दबाजी में हैं तो उनको करने दीजिएगा। तो जब तक उन्होंने अपने पेट भरी, उस वक्त तक अर्ज करूं कि बारिश करती है उसकी हड्डियों की, नीचे बड़ा बढ़िया लॉन था उसके ऊपर कर दी, और पंडित जी ने वो अपनी प्लेट किसी को पकड़ाई और वो उठाने लगे। अब उसमें नेचुरली बहुत ही शॉकिंग शॉकवेव हो गई, और उसके दौरान में सब लोग इंक्लूडिंग दी जिन्होंने ये सब बेवकूफ़ी की थी वो भी शामिल हो गए, और वो जल्दी से खैर साफ हो गया। फिर सबको हाथ धोने के लिए बाथरूम थोड़ा कुछ जाना पड़ा, और जवाहरलाल ने उसके बाद कुछ खाया भी नहीं और वो चले गए। 27 मई 1964 को जब नेहरू का निधन हुआ तो उनकी मेज पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये 4 पंक्तियां लिखी हुई मिली थीं। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep. मनमोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको।